प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, अजय कुमार कांग्रेस प्रवक्ता, केसी त्यागी जी हैं सांसद जेडीयू के, पुरुषोत्तम अग्रवाल है राजनीतिक विश्लेषक। पुरुषोत्तम जी, मैं चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान दर्शक हैं, अगर संक्षेप में 1-2 मिनट में अगर आप उन्हें बता दें कि अगर आपातकाल लग गया, अगर किसी भी तरीके से आ गया, तो उनकी दैनिक जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, उनकी मौज मस्ती में, दफ्तर जाने आने में क्या फर्क पड़ेगा? मैं 20 बरस का था जब आपातकाल लगा था, सन 75 में। और दैनिक जिंदगी में जहाँ तक फ़र्क का सवाल है, वो बहुत बुनियादी फ़र्क पड़ेगा। और आज के नौजवान को कल्पना नहीं है कि आपातकाल का मतलब क्या होता है, क्योंकि तब आप कोई आवाज़ उठाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर इलाके का दरोगा ये तय कर दे कि 9 बजे के बाद आप सड़क पर नहीं निकलेंगे, तो आप नहीं निकल सकते, और निकलने पर हो सकता है कि आप गायब हो जाएं और आपके पिताजी को 9 महीने तक आपका अता पता ना लगे। बहुत गंभीर थी आपात स्थिति जो थी। शुरू में लोगों को, और खास करके मध्य वर्ग के लोगों को, बड़ा अच्छा लगा था कि ट्रेनें टाइम पर चलने लगी, बाबू लोग दफ्तर में समय पर मिलने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे आपातकाल ने अपनी वास्तविकता प्रकट करनी शुरू की, और उस समय देखिए रवीश जी, मीडिया नहीं था, टेलीविजन था नहीं, अखबार थे, सोशल मीडिया तो कल्पना में भी नहीं था लोगों के, और सेंसरशिप थी। और इसलिए तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ, या देश के कई हिस्सों में जो हुआ, आप अभी केरल का जिक्र कर रहे थे, केरल में एक लड़के को रोड रोलर से कुचल के मार डाला गया था। ये आपातकाल के छोटा मोटा उदाहरण है जिससे लोगों को समझना, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल सकती, आपातकाल के बिना भी सही समय पे चल सकती, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि कुछ संभव ही नहीं था। जब ये आपातकाल खत्म हुआ है, आपातकाल खत्म होने की बात शुरू हुई, चुनाव घोषित हुए, तब पत्रकारों ने, अखबारों ने ये चीजें छापनी शुरू की, और तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये कहां से ये थ्योरी आ गई है कि मीडिया जागरूक रहेगा तो आपातकाल नहीं लगेगा? देखिए, मीडिया या इंटरनेट या उसके माध्यम, देखिए इसमें अगर आप आज की बात, मुझे तो आज का इंटरनेट माध्यम उतना ही संकुचित लगता है जितना अन्य माध्यमों। देखिए, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कोई सरकार तुल जाए, ये सही है कि जमाना इंटरनेट का है, इंटरनेट को कंट्रोल करना मुश्किल है। चीन में तो गूगल, फेसबुक बंद हो जाता है ना। बात तो सुनिए ना, मुश्किल है, असंभव नहीं है। अगर कोई सरकार तुल जाए इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए, कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में यूट्यूब आप नहीं देख सकते, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, चीन का आपने जिक्र किया ही। तो अगर कोई सरकार पूरी तरह तानाशाही लाने के मूड में आ जाए और दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि हमें लानी है, तो फिर वो सोशल मीडिया और ये सबको कंट्रोल किया जा सकता है। संबित जी, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने ये बयान दिया, तो अब तक जब भी वो बयान देते थे तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस को याद दिलाते थे कि आपके समय में ये आपातकाल लागू किया गया था। लेकिन इस बार तो बीजेपी की सरकार है, ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी की सरकार है, तो ये समझा गया कि आडवाणी जी को अब अपनी ही सरकार और नेतृत्व पर इस मामले में भरोसा नहीं है। ये भयानक विडंबना है कि जो आदमी जिस घटना की याद कांग्रेस के संदर्भ में दिला रहा था, अब उसी घटना को लेकर उसकी आशंका अपने दल के नेताओं से है। नहीं, ये तो ओवरसाइट है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी के लिए कहा गया। किसके लिए कहा होगा? मैं तो पूरा पढ़ के लेके भी आया हूँ। देखिए, उन्होंने दो हिस्से में कहा। एक हिस्से में ये कहा कि जो इमरजेंसी की काली इतिहास है, जो काला धब्बा था, वो कहा। दूसरे हिस्से में उन्होंने ये कहा कि अभी तक ऐसे सेफगार्ड शायद प्लेस नहीं किए गए हैं कि दोबारा इमरजेंसी ना लगे। अभी तक में जो 65 वर्ष का हिंदुस्तान का आज़ाद इतिहास है और 77 के बाद का जो समय है, उसमें अधिकांश समय तो कांग्रेस ही रही जो इमरजेंसी लगाने वाली थी। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारी पार्टी की ओर नहीं, वो एक समय सीमा जिसमें दूसरी पार्टियां भी रही हैं उनकी तरफ कह रहे थे। और मेरा इसमें मानना है कि डेमोक्रेसी, हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है 65 वर्ष का, ये तो अभी इन्फेंट डेमोक्रेसी है। 2-2 साल, हजार साल के डेमोक्रेसी है, वो भी अपने आप को इवॉल्विंग डेमोक्रेसी मान रहे हैं। जब डेमोक्रेसी मैच्योर करती है, स्वाभाविक रूप से वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस सवाल मैच्योरिटी का नहीं है। जिस तरह से सरकार, मीडिया में ही खबरें आती हैं कि सरकार एक खास किस्म का नियंत्रण कायम कर रही है एनजीओ के संदर्भ में, या दिल्ली का ही उदाहरण है, या आज के इंडियन एक्सप्रेस में ही खबर है कि जो पीएसयू के जो डायरेक्टर्स हैं उससे मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, तो अब डीओपीटी और प्रधानमंत्री ही करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की ऐसे खबर है। तो इस तरह की चीज़ें आते रहती हैं, तो इससे पता चलता है कि ये भी एक स्थिति है। मतलब आपातकाल कोई क्लासिक रूप नहीं होता है, या उसका एक ही रूप नहीं होता होगा, कंट्रोल भी वही चीज़ है ना? नहीं, मैं इसमें थोड़ा डिफर करूंगा। आप देखिए, थोड़े दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले, इसी शब्द का, इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बड़े लूजली किया था।
जब जितेंद्र सिंह तोमर अरेस्ट हुए तो उनका पहला स्टेटमेंट दिल्ली सरकार का था कि एक आपातकाल लगा दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में, और ठीक उसके 48 घंटे या 72 आवर्स के बाद वो सेंटेंस भूल गए। उन्होंने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल जी बड़े नाराज हैं कि उनको अंधेरे में की बात नहीं है ना, जो दिल्ली में हो रहा है। मैं कंप्लीट कर लूं, आप जरूर पूछिएगा। मगर आप देखिए 72 आवर्स के बाद सोर्सेज बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अब बड़े नाराज हैं कि जितेंद्र तोमर की सच्चाई उनसे छुपाई नहीं गई। अरे आप पहले कंफर्म कर लेते, फिर कहते कि इमरजेंसी लगाया जा रहा है। इमरजेंसी जैसे, आपातकाल जैसे शब्दों को मेरा बड़ा सख्त मानना है कि इतने लूजली हम यूज ना करें। जो दिल्ली में हो रहा है, आप प्रताप भानु मेहता का भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख पढ़िएगा कि किस तरह से संस्थाओं को लेकर और उपराज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या लेकर एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। वो तोमर के साथ अरविंद केजरीवाल की क्या नैतिकता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं इसका उत्तर देता हूं। हो सकता है कि आपके साथ में सहमत हूं। प्रताप भानु मेहता जी का उदाहरण दिया ना, मैं कहूंगा हजार प्रताप भानु मेहता मिलकर भी। नीतीश कुमार ने भी कहा कि वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि राज्यों के साथ भी इस तरह का हो रहा है। नीतीश कुमार जी को छोड़िए, क्योंकि राजनेता तो बहुत, तो विरोधी ही कहेगा ना भाई, आपके बारे में दूसरा काउंटर व्यू कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान तो कहेंगे नहीं, वसुंधरा राजे तो कहेंगे नहीं, तो विरोधी ही कहेगा ना। तो जो विरोधी कह रहा है कि इस तरह की स्थिति है, मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं ना। देखिए, प्रताप भानु मेहता जी का एक आर्टिकल महत्वपूर्ण है, रेस्पेक्टफुल है, मगर हजार प्रताप भानु मेहता भी मिलकर हिंदी, वो हजार नहीं है, नहीं, वो इकलौते हैं जो मैं संस्थाओं की भूमिका के बारे में लिखते हैं। लोग भी लिख ले, और यूपीए के समय में भी खूब लिखा करते थे, आजकल थोड़ा कम लिख रहे हैं, लेकिन लिखते हैं वो। आपका इमरजेंसी कम हो जाए तो मैं थोड़ा स्वतंत्रता के साथ बोल दूं। चलिए ठीक है। मेरा ये कहना है कि देखिए, आज ही इसी इंटरव्यू में आडवाणी जी लास्ट सेंटेंस में पूरी विश्वास के साथ कहते हैं कि इंडियन जुडिशियरी सिस्टम से बड़ा कोई सिस्टम नहीं। प्रताप भानु मेहता जरूर एंटाइटल्ड है, वहां रोज बहस हो रही है अदालत में, अभी तो बहस चल रही है कि कैसे जजों की इमरजेंसी लग जाए और जजेस डेट पे डेट खिसका दे, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल जुडिशरी। अगर जुडिशरी को भनक भी लगे कि दिल्ली में इमरजेंसी लग गया है और जुडिशरी हाथ पे हाथ रख के डेट दे दे, ये जुडिशरी इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है त्यागी जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि ठीक है कि जो आडवाणी जी का इशारा है वो पहले की सरकारों की तरफ भी है कि जो सेफगार्ड होने चाहिए कि कोई आपातकाल नहीं लगा सके, जो संविधान की जो कमियों का फायदा कोई सरकार या स्पष्ट बहुमत या बहुत बहुमत वाली सरकार उसका ना उठा सके। और फिर संबित कह रहे हैं कि अदालतें तो हैं ही, अगर कोई इस हरकत तक पहुंच जाएगा सीमा तक तो अदालतें हैं। तो क्या आडवाणी जी की बात को एक चेतावनी के रूप में ही समझा जाए और इस तरह से देखा जा सकता है, सहमत हो सकते हैं संबित पात्रा से कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है? एक दिल्ली का उदाहरण दिया, वो सहमत नहीं है दिल्ली के उदाहरण से। रवीश, मैं और आडवाणी जी दोनों आपातकाल में जेल में रह चुके हैं, और किन परिस्थितियों में आपातकाल लगता है और किस मिजाज के लोग आपातकाल लगाते हैं उसका एहसास मेरे नौजवान दोस्त शायद संबित पात्रा को कम होगा। अदालत का भी जो इन्होंने जिक्र किया है, आडवाणी जी, अटल जी और मधु दंडवते जी बंगलोर में गिरफ्तार हुए थे पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में जाते हुए, और वहां जब इन्होंने हैबेस कॉर्पस का मुकदमा वहां पर दायर किया तो जो जेल भेजने वाला है वो डिसअपियर है, यानी कि मिसेस गांधी, और जो अभियुक्त हैं वो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। और अदालतों का भी ये है कि जो कमिटेड जुडिशरी है उसकी भी उसमें पहली शर्त है। जब राजनारायण जी 12 जून को जगमोहन लाल जी के जरिए जो चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, मुकदमा जीत गए और इंदिरा गांधी हार गई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुपरसीड करके एएन रे को चीफ जस्टिस भी बनवाया था। तो ये पूरा एक जाल है। पहले तो अपनी पार्टी में लोकतंत्र समाप्त करना होता है, अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना होता है। त्यागी जी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सांसद भले ही किसी पार्टी में कितने चुने जाएं, विप की एक मर्यादा होती है जिसके तहत उन्हें पता है कि इस नीति पर वो विरोध करते हैं लेकिन वो पार्टी की नीति के साथ जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत जगह आप देखिए दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, जो दलित सांसद हैं उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती है। ठीक, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह से अतीत में हुई हैं, लेकिन आज क्यों इसको लेकर अलर्ट हुआ जाए? क्या आज ऐसी स्थिति नजर आती है या सिर्फ आडवाणी जी ने जो कहा है वो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा है इसलिए इसमें कुछ राजनीतिक बात है? नहीं, वो चूंकि 25 जून भी आने वाला है और आडवाणी जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर के और कई सवालों पर हमारे उनसे गंभीर मतभेद हैं।
साथ भी रहे हैं। ये अडवाणी जी की सफलता भी है कि उनसे सहमति रख करके भी उनके साथ रहा जा सकता है। लेकिन अडवाणी जी ने जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जिस कल्पना की है, उसके तहत संभावित समय में राजनीति के गर्भ में इन संभावनाओं से इंकार नहीं आपको किया क्यों जा लगता सकता है? कि आप कोई ये भी- बताइए त्यागी जी, आप ये बताइए कि इस वक्त आपको लगता है क्या ऐसी कोई स्थिति है जिससे आप दर्शकों को चेता सकें कि हाँ, उन्हें इन प्रक्रियाओं पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इसको व्यक्तिगत ना माना जाए। एक तो जो मसीहाई अंदाज में जीत करके चुनाव जब नेता आते हैं, चाहे वो राज्यों के हों या दिल्ली के हों, और उन वायदों को पूरा करने में वो नाकामयाब होते हैं, और जनता का जब रेजिस्टेंस मूवमेंट बिल्डअप होता है तो फिर उसके लिए वो दमनकारी नीतियां अख्तियार करते हैं। मुझे 1974 की रेलवे स्ट्राइक याद है, पता नहीं रवि जी आपको याद है कि नहीं याद है। जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे मैन फेडरेशन के चेयरमैन थे, हाँ, और पालने में आप पालने में थे और मैं मूवमेंट में था। तो जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा हो, उस तरह की परिस्थितियां श्रीमती इंदिरा गांधी ने पैदा कर दी थी, और हर स्टेशन पर आर्मी भी लगानी पड़ी थी, पुलिस नहीं। तो आने वाले समय में अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को हटाया जाएगा, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना एप्रीहेंशन साबित किया है, तब भी ये काम हो रहे थे। 84 बार 84 टाइम्स बहुमत होते हुए विधानसभाओं में मुख्यमंत्री हटाए गए हैं राज्यपालों के द्वारा। तो ये जो जयप्रकाश जी जब मूवमेंट के अंदर हमको सिखा रहे थे, तो ये भी कह रहे थे कि लोक मजबूत करो, तंत्र तो मजबूत अपने आप हो जाएगा। तो चाहे कोई भी सरकार इस बीच में रही हो, हाँ। जो रोल लोक का, ठीक है। पीपल्स का, वो तो बिल्कुल कम हो गया, निगरानी कहीं बची नहीं। चलिए, अब जी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, कमिटेड जुडिशरी चाहिए, पार्टी अपनी मर्जी की चाहिए, अध्यक्ष अपनी मर्जी का चाहिए, मुख्यमंत्री अपनी मर्जी का चाहिए, और जो पूंजीशाही है उसकी मर्जी के काम चाहिए, वर्किंग ठीक क्लास है। के खिलाफ कानून चाहिए। अजय- तो ये जी। सारी परिस्थितियां उस समय भी विद्यमान थी और आज भी हैं। अजय, हम ये जानना, एक सेकंड संबित भाई, अजय हम ये जानना चाहते हैं कि ये एक अलार्मिस्ट बयान है या वाकई ऐसी कोई स्थितियां नहीं है? हम एक आज जैसे संबित ने कहा कि एक परिपक्व लोकतंत्र हैं, ऐसी बात अगर आप मौजूदा सरकार को ही ले लें तो अच्छी घेराघेरी हो रही है, सुषमा स्वराज के मसले पर ही हो या वसुंधरा राजे के मसले पर, ऐसी बात तो नहीं है कि उनकी आलोचना नहीं हो रही है। क्यों ऐसा आप सहमत हैं कि संबित तो कह रहे हैं कि ये आपकी विरासत है, तो आप जवाब दीजिए आपातकाल के बारे में और क्यों आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आज है? रवि जी, मैं आपके दोनों प्रश्न का भी जवाब देता हूं, लेकिन पहले तो अडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक है, अगर उन्होंने ये टिप्पणी की है और हम अपने आप को एक राजनीति का छात्र मान के अगर हम इस टिप्पणी को देखेंगे तो उनको जरूर चिंता की बात है और देश के लोगों को काफी चिंता की बात है। इसीलिए कि अगर आप देख लीजिएगा दिल्ली सरकार में जिस तरह से उपराज्यपाल की जो कार्रवाई हो रही है, एक लोकतांत्रिक तरीके से जीता हुआ सरकार को जो सरकार जो आम आदमी पार्टी का सरकार को हर तरीके से विफल कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हम आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहते, लेकिन इस पर जो है हर तरीके से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को तंग किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप सिविल सोसाइटी का FCRA के बारे में देख लीजिएगा, हर एक को नोटिस देना, ग्रीन पीस को, हम ग्रीन पीस के कुछ बयानों से हम एकदम सहमत नहीं, उनके विचार से, कुछ उनके योजना से, प्रोग्राम से हम सहमत नहीं है, लेकिन ग्रीन पीस जिस तरह के ग्रीन पीस को दबाया जा रहा है, या उस तरह का हर व्यक्ति या हर संस्थान जो एक अपनी आवाज उठाना चाहता है तो उसको दबी जा रही है। अगर आप देख लीजिएगा, हम झारखंड से आते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो जहां पर भी सरकार है वहां पर 353 हर एक राजनीतिक दल के ऊपर जो आप, अगर हम जमशेदपुर या रांची में रोड ब्लॉक करते हैं या अपने प्रदर्शन विरोध करते थे, आपके ऊपर 353 का केस दर्ज किया जाता है। MLA और सरकारी अफसर के खिलाफ आप FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी जो है, पूरे PMO जो है, सबसे जो है शक्तिशाली और पूरे पावर एक ही जगह प्रधानमंत्री के कार्यालय में केंद्रित हो चुकी है।
यहां तक कि मंत्री जी क्या कपड़े पहने, कहां जा रहे हैं, ये सब जो है वो निर्णय ले रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे कि सुषमा स्वराज जी के प्रकरण में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने काबिल हैं कि उनको जो हर चीज मालूम है कि कौन से मंत्रालय में क्या हो रहा है, लेकिन ललित मोदी वाला प्रकरण में नहीं मालूम होगा। लेकिन और ऑर्डिनेंस अगर आप देख लीजिएगा, नृपेंद्र मिश्रा एक आदमी को, वो ऑर्डिनेंस तो आपके जमाने की विरासत है। जो ऑर्डिनेंस है वो आपके जमाने में ज्यादा लाया गया है। एक मिनट, लेकिन नहीं, जो महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस है, जैसे भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस है, ठीक है, जिस ये तरह पॉइंट है, से चलिए ठीक है, तानाशाही के रूप में दबाया जा रहा है, और नहीं, और जुडिशरी के जो बात हो रही है, रवि जी आपने सही कहा, जुडिशरी को देख लीजिए। अब जो है नेशनल जुडिशियल, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, इससे स्पष्ट होता है। हिस्से को नहीं लाते हैं क्योंकि बहस चल रही है, तो उसका निष्कर्ष मतलब दर्शकों को भी कंफ्यूज कर सकता है कि दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, डायरेक्टली मिल रही है, कॉलेजियम के खिलाफ भी दलीलें दी जा रही हैं, मतलब ये सभी सचिव से डायरेक्टली रखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई एक उदाहरण दिया अजय ने कि जैसे महाराष्ट्र में ही आप ले आते हैं कानून अपनी सुविधा के हिसाब से कि विधायक और मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अभी आप वो भी दिल्ली का उदाहरण दे रहे थे। नहीं, देखिए बड़े ध्यान से सुन रहा था। पहली बात देखिए, स्थिति त्यागी जी हमारे बड़े हैं और सबसे अधिक इमरजेंसी के बारे में हम में से वो जानते हैं या सर जानते हैं या आप जानते हैं। हम लोग दोनों अभी जो हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और हम तो एज में कम हैं। मैं कहना चाहूँगा इसमें थोड़ा हमें रिफ्रेम करना होगा। जब हम कमिटेड जुडिशरी के, यस देयर वाज अ टाइम, वो समय था इमरजेंसी के समय जब कमिटेड जुडिशरी और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी थी। अब आप मुझे ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब अपने लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए कमिटेड जुडिशरी एक ऐसा अगर आप डरा देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं, सुनिए ना, कमिटेड जुडिशरी एक ऐसा शब्द है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत नजदीक जाके बैठता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आज के जमाने में मैं कमिटेड जुडिशरी कहूं, अदालत ने भी खुद अपने भीतर ये संघर्ष किया, हमारे देश की कर रही है, मगर आज भी कोर्ट इंडिपेंडेंट है। आज कमिटेड जुडिशरी नहीं है। ये कहना ये बिल्कुल ठीक है। कमिटेड जुडिशरी का होना प्रिकॉर्सर है इमरजेंसी के लिए, और मोदी जी तो उसकी आशंका प्रिकॉर्सर है। मगर आज कमिटेड जुडिशरी मोदी जी बना रहे हैं, ये एक बहुत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नजदीक जाते हुए स्टेटमेंट है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, और सीनियर लीडर केसी त्यागी जैसे व्यक्ति ना कहें तो अच्छा रहेगा। दूसरा, आप देखिए अभी अजय भाई का कहना कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सारा जो पावर है वो केंद्रित हो गया है, होना वही चाहिए, 10 जनपद में नहीं होना चाहिए केंद्रित। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, गैर संवैधानिक होता है जब गैर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सारा पावर। आपके प्रधानमंत्री आरएसएस की बात नहीं मानते? चलिए, आपने आरएसएस की बात उठाई तो मैं इसको इसमें लाता हूं। आप देखिए, मेरे पास इकोनॉमिस्ट का एक पेपर कटिंग है। जब इमरजेंसी लगा था तो 1976 में इकोनॉमिस्ट लिखा था, मैं पुरानी 2 लाइन पढ़ देता हूं। द ओनली नॉन लेफ्ट रिवोल्यूशनरी फोर्स दैट इज आरएसएस इन द वर्ल्ड इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक टू इंडिया। ये मैं लिखा, ठीक है। दोनों व्यक्ति जिसको आप बोल रहे हैं, आडवाणी जी जिन्होंने इंटरव्यू, जिन्होंने एनजीओ को आप बैन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे। पूछा, मैं पहले आरएसएस का बोल दूं। आडवाणी जी भी आरएसएस से आए, मोदी जी भी आरएसएस से। वो आरएसएस जो इमरजेंसी के समय जिसके 1.5 लाख लोग, लगभग 1,10,000 लोग है ना कि जेल में बंद थे, से आए हुए आडवाणी जी कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है कि दोबारा लागू नहीं हो सकती। उन्हें संघ पे पूरा भरोसा है, और संघ पे भरोसा कर रहे हैं देश के लोकतंत्र के लिए। बता रहा हूं ना, संघ का निकला हुआ सिपाही नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट को दंडवत प्रणाम करके पार्लियामेंट में घुसता है, उस पे भी भरोसा है। संघ कभी संघ को प्रश्न नहीं करता है। जो आडवाणी जी ने कहा है, ठीक है, हाँ बताइए, आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि संबित ने अभी द इकोनॉमिस्ट को याद किया। उसी द इकोनॉमिस्ट ने मोदी जी की सरकार के 1 साल पूरा होने पर कवर स्टोरी की है, और उसका टाइटल है 1 मैन बैंड। उसका टाइटल ही है कि एक ही आदमी भारत सरकार की, एक मिनट भाई साहब प्लीज, मतलब एक ही आदमी भारत सरकार की सारी बैंड बजा रहा है। उसका हिंदी में अनुवाद ही है 1 मैन बैंड। एक ही आदमी है, वो सारे बैंड को चला रहा है। मुझे लगा कि मतलब वो बैंड डमरू भी बजा सकते हैं, बंसी भी बजा सकते हैं। वो तो मोदी जी की बहुमुखी प्रतिभा है मोदी जी की, वो तो अलग बात है। लेकिन इकोनॉमिस्ट का जिक्र उन्होंने किया सन 76 के किसी अंक का, तो मैं इकोनॉमिस्ट के 2015 का भी 2015 का जो कवर स्टोरी उसने की है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात माने अपने दर्शकों की तरफ से, क्यों माने, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आपसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा है कि इमरजेंसी और आडवाणी जी के इस बयान को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं आडवाणी जी की राजनीति से घोर असहमत हूं, और आज देश जिस हालत में है उसमें आडवाणी जी का योगदान कम नहीं है।
यानी लोकतंत्र अगर खतरे में अडवाणी जी को लग रहा है तो उसमें अडवाणी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। उस खतरे की रथ यात्रा की बात कर रहे हैं। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और सन 2002 में अडवाणी जी की जो चुप्पी थी और जो वाजपेयी जी से मतभेद थे उनके भी महत्व को नहीं नकारा जा सकता। जबकि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में दंगे हुए, सारा इल्जाम मोदी जी पे ही लगा। जी तो वो निकल गए वहां। इसलिए अडवाणी जी को कोई क्लीन चिट में नहीं देना चाहता। लेकिन और गृह मंत्री भी थे, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन इस समय अडवाणी जी के कहने के आशय को हम समझें। देखिए और सब चीजें आप छोड़ दीजिए, एक तो जो बात है संस्थाओं को धीरे धीरे ही कमजोर किया जाता है, एकाएक नहीं कर दिया जाता। वो तो सारी सरकारों के समय रहा है। आप राज्यों में देख लीजिए या केंद्र में भी देख लीजिए। सुनिए ना, मैं अडवाणी जी के बयान की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा हो गया भूमि अधिग्रहण, हम उस इशू के मेरिट डिमेरिट में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन साल भर पहले बीजेपी उस कानून का समर्थन करती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनते ही आपातकाल से क्या सही बात है। इसका मैं बता रहा हूं आपको, इसका आपातकाल राजनीतिक उलट पलट के उदाहरण तो दोनों पार्टियों में मिल सकते हैं। भाई साहब ये अभूतपूर्व उलट पलट है और इस उलट पलट का सीधा संबंध एक व्यक्ति के मिजाज से है। इसका संबंध ये है, अडवाणी जी ये देख रहे हैं, अडवाणी जी आरएसएस से संबंधित हैं। आरएसएस की राजनीति पर कोई टिप्पणी किए बिना भाजपा अब तक कलेक्टिव लीडरशिप की पार्टी रही है। वाजपेयी जी जैसी ऊंचाई का नेता भी अकेला नेता नहीं था। वाजपेयी जी भी वाजपेयी, अडवाणी वाजपेयी। आज भाजपा के इतिहास में पहली बार ये हुआ है। वो मजबूत है, अच्छा है, उसके सारे फैसले तो उसमें उसको आप बताइए कि क्या खराबी है इसमें। इंदिरा गांधी भी बहुत मजबूत। कई दर्शक इसमें इस तरह के नेतृत्व में खूबी समझते हैं। आप उनसे बात त्यागी, हमें उन्हीं से बात कर रहा हूँ। त्यागी जी ने जो बात कही, मसीहाई नेता जो है ना, मसीहाई नेता किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए हमेशा खतरनाक होता है। जिसके पास सारी समस्याओं के समाधान हो, जिसके पास सारे मसलों की चाबी हो, जो घर का हर दरवाजा जिसकी अपनी चाबी से खुलता हो, जहां हालत ये हो, ये खतरनाक। देखिए हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जैसे मिजाज के नेता के होते हुए औपचारिक आपातकाल की घोषणा की जरूरत ही नहीं है। औपचारिक आपातकाल की घोषणा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपातकाल का फिलॉसफिकली सार क्या है? आपातकाल का सार क्या है? आपातकाल का सार यह है कि सारी सत्ता एक व्यक्ति में केंद्र। अरे भाई साहब एक मिनट। नहीं मैं सारी सत्ता करता हूं। आपने डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी लगा है। नहीं मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। मुझे लगा कि वो बोल रहे नहीं, उन्होंने मैंने ऐसा को डिक्लेयर नहीं किया। मैंने ठीक से समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि नेता के मिजाज की बात होती है। इंदिरा गांधी का मिजाज क्या था? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कभी कोई मोदी जी नियंत्रण सरकारों का जो बता रहे हैं, मतलब ठीक है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, पर उन्हें क्यों डरना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा? उन्हें क्यों नहीं ये खुद पे लोगों को यकीन रहना चाहिए कि जब तक वो हैं एक लोक के रूप में, कोई कुर्सी पे बैठ के नहीं कर सकता है ऐसा काम। देखिए वो अपने लोगों को बिठा सकता है, अपने पसंद के लोगों को बिठा सकता है। लोकतंत्र केवल संख्याओं से नहीं चलता ना। जब आप संस्थाओं को कमजोर करें, आप मर्यादाओं को कमजोर करें, आप नॉर्म्स की उपेक्षा करें, आप सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित करते चले जाएं, तो लोकतंत्र स्वयं एक औपचारिकता में बदल जाए।